Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy part 2 chapter 1st topic issue of shares अंशों का निर्गमन। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो किस में डिवाइड होती है, शेयर्स में। तो अब शेयर्स को किस प्रकार से कंपनी इशू कर सकती है, उसके 3 मेथड्स होती हैं। सबसे पहले होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों के निजी विक्रय द्वारा। कि अंशों के निजी विक्रय से हमारा क्या अभिप्राय है कि कंपनी जो है अपने शेयर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर रही, यानी कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है। शेयर्स किसे दे रही है, ओनली अपने प्राइवेट लोगों को। प्राइवेट लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, या अन्य प्रकार के कोई जो सामूहिक कोष होते हैं उनको, या नॉन रेजिडेंट इंडियंस को। इन सभी को क्या करे कंपनी, प्राइवेट लोगों को, जनता को इनवाइट ना करके प्राइवेट लोगों को जब हम शेयर्स का इशू करते हैं तो क्या कहलाता है वो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स की तो उसे प्रोस्पेक्टस तैयार नहीं करना पड़ता है। वो प्रोस्पेक्टस की जगह क्या तैयार करती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थानापन्न परिविवरण भी कहते हैं। तो जब हम प्राइवेट शेयर्स को इशू करते हैं प्राइवेटली तो उसके लिए लॉक इन पीरियड डिसाइड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को कंपनी ने शेयर दिए वो 3 वर्ष तक इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को सेल नहीं कर सकता, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइवेट में ही आता है हमारे पास एक वर्ड, स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर जो है कंपनी अपने कर्मचारियों को, डायरेक्टर्स को देती है। ये क्यों देती हैं कि कंपनी में इन व्यक्तियों ने काम करके कंपनी को सक्सेसफुल बनाया है, इसके लिए कंपनी इन्हें डिस्काउंट पे इन शेयर्स को जारी करती है। यानी कि जितना भी स्वीट समता अंशों की फेस वैल्यू है उससे कम पर, अगर मान लो कि एक शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये है, तो कंपनी इन्हें 80 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा रही है, तो क्या बोलेंगे हमें इन्हें, स्वीट इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत के बदले में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहला था प्राइवेटली जो है सेल करना। सेकंड क्या है, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, यानी कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस मेथड्स को हम कब अपनाते हैं, जब कंपनी जो अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। तो इसके लिए हमें पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। टू इशू प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टस जो है वो जारी करना पड़ता है। उसके बाद टू रिसीव एप्लीकेशन, जो प्रोस्पेक्टस हमने जारी किया है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जनता से एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेंगे। उसके बाद उन्हें अलॉटमेंट करेंगे, यानी कि शेयर्स देंगे। और फिर टू मेक कॉल्स, जितनी फेस वैल्यू है, जिस प्रकार से हमें कॉल करनी है उसके अकॉर्डिंग कॉल करके हम जनता से रुपए मंगवाएंगे। तो सबसे पहला होता है टू इशू प्रोस्पेक्टस, पर विवरण जारी करना। पर विवरण प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी दी होती हैं। इस प्रोस्पेक्टस के पीछे ही जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है, जिसके अंदर जो है जितने अंशों को हमने जनता को इशू करना है वो संख्या उनकी लिखी होगी, इशू करने की क्या कंडीशंस हैं, इशू के खुलने और बंद होने की तारीख भी जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखी होती है। टू रिसीव एप्लीकेशंस, प्रोस्पेक्टस के पीछे जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं, जनता प्रोस्पेक्टस को पढ़ती हैं। अगर जनता कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेगी, फिल करके कंपनी के पास भेजेगी। सबसे पहले वो फिल करके फॉर्म को कहाँ जमा करवाएंगे, किसी भी अनुसूचित बैंक में। जिस बैंक का प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितनी भी राशि कंपनी ने मंगवाई है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस मंगवाई गई राशि, यानी कि एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए हमें देने हैं, वो कहाँ जमा करवाएंगे, पब्लिक लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है। बैंक कौन से में जमा करवाना है वो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। थर्ड क्या आएगा इसका स्टेप, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद कंपनी क्या करती है कि एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में जमा होने के बाद जब भी इशू की डेट बंद होती है, यानी कि जो डेट हमने प्रोस्पेक्टस में लिखी थी वो समाप्त होने के बाद बैंक क्या करता है, सभी एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी के पास भेज देता है। कंपनी जो है तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती, यानी कि तब तक शेयर्स आवंटित नहीं करेगी जनता को,
जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त ना हो जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अब क्या होता है? न्यूनतम अभिधान। न्यूनतम अभिधान से उस राशि से होता है जो कि निम्नलिखित कार्यों के लिए हमें चाहिए होती है, यानी कि निम्नलिखित कार्यों के लिए वो प्राप्त होनी चाहिए। क्रय की गई अथवा क्रय की जाने वाली संपत्ति के क्रय मूल्य को चुकाने के लिए, जो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, अभिगोपन कमीशन है, उसको चुकाने के लिए, उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अगर हमने कोई राशि उधार ली थी उसको चुकाने के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए और व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए या किसी अन्य व्यय के लिए। तो इन सभी पांचों के लिए अगर वो राशि सफिशिएंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो सेबी हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या कहता है कि न्यूनतम अभिधान की राशि कुल निर्गमन का, यानी कि जितने हमने इशू किया है उसका 90% होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम? टू मेक कॉल्स। अब हमने जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? शेयर्स अलॉट कर दिए हमने जिन जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी थी शेयर्स के लिए। फिर हम क्या करेंगे? टू मेक कॉल्स। अब कुछ पैसा तो पब्लिक ने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाया, कुछ अलॉटमेंट के साथ। अब क्या करनी है? हमें कॉल करनी है। एक शेयर का जितनी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हम कॉल को डिसाइड करते हैं। मान लो 10 रुपये का एक शेयर था तो 3 रुपये हमने एप्लीकेशन के साथ मंगा लिए, 2 रुपये हमने क्या मंगा लिए? अलॉटमेंट के साथ। तो 5 रुपये हम 10 में से मंगा चुके हैं। अब 5 रुपये हमारे बाकी रहते हैं। हम उन 5 रुपये को एक साथ भी मंगा सकते हैं या 2 बार कॉल करके भी मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक कॉल भी कर सकते हैं, सेकंड कॉल भी कर सकते हैं या थर्ड कॉल भी हम कर सकते हैं। मान लो हमने 5 रुपये को 2 कॉल करके मंगाया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल में 3 रुपये मंगा लेंगे, सेकंड कॉल में 2 रुपये मंगा लेंगे। वो कंपनी को डिसाइड करना है कि वो कितनी कॉल करती है। ठीक है। अगर कॉल के साथ कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं? फॉरफीचर कर लेते हैं। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कंपनी की स्थापना के समय किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक। जब कंपनी प्रारंभ हुई, जब कंपनी स्थापित हुई, उस टाइम जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन कौन से हो सकते हैं वो? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने और इन प्रलेखों को छपवाने का व्यय। कौन कौन से प्रलेख बनाते हैं हम? कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए और इनको छपवाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो कहाँ शामिल करेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। इन प्रलेखों पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, ऑथराइज्ड कैपिटल पे जो ड्यूटी चुकाई है वो, कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों की लागत, और कंपनी का निर्माण। अगर हमने किसी चालू बिजनेस को क्रय किया है तो उस चालू बिजनेस की संपत्तियों को हमें क्या करना पड़ता है? रिवैल्यूएट करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएटर की जो फीस है वो भी कहाँ करेंगे? हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे। थैंक्स।